अब नेक्स्ट है बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो a है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है ये किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है जो x के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एफ एक्स विल डिपेंड ऑन दिस एंड द वैल्यू ऑफ द होल फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। तो फंक्शन की जो भी कोई वैल्यू होगी वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड होगी, है ना। तो इसमें जो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ दो तरह से बनता है। केस फर्स्ट, या तो ये ए पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। तो ए के ऊपर इसका ग्राफ डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसा होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगी, अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला एक यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो ये जो माउथ है इसका मतलब जो ओपन पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए हम इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ए अगर नेगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब इस तरह से इसका माउथ नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए हम इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इसमें आपने 10th में याद होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डी एक टर्म होता था जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। जी सर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इसके रूट्स को डिफाइन करता है। रूट्स क्या होता है, जैसे अगर हम इसका केस देखें ए इज ग्रेटर देन 0 का, तो इसमें ये तीन केस बन सकते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये फर्स्ट केस होता है कि ये जो ये एक्स एक्सिस है ना, ये इस तरह से इसको कट नहीं करता। कट नहीं करता तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा यानी कि जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये जैसे वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे एट एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये कर्व इसको एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है इसके रियल रूट्स नहीं है। तो इसकी कंडीशन होती है डी नेगेटिव होगा। ये अगर कट नहीं करेगा तो इसका मतलब डी विल बी नेगेटिव। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम x की वैल्यू निकालते थे तो x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि नो रियल रूट्स, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका दूसरा केस होता है कि ये ऐसे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, है ना। तो जब ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, रूट्स आर अल्फा बीटा, तो ये अल्फा और बीटा एक्स की दो वैल्यूज हैं जिसके लिए एफ एक्स 0 होगा, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल है ना। तो हाँ जी सर। तो इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ये माइनस बी बाई 2a के इक्वल होता है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस डी बाई 4a के इक्वल होता है। ये माइनस बी बाई 2 है, ये माइनस डी बाई 4 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सर वर्टेक्स वर्टेक्स माइनस डी बाय 4 है होगा। नहीं नहीं, वर्टेक्स माइनस डी बाई 4 है नहीं। वर्टेक्स एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस बी बाई 2 है, और एक वाई कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस डी बाई 4 है। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस डी बाई 4 है।
तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, दिस इज x एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर है। तो इसको हम बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए के इक्वल होगा, और ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू होगी। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ तो जी सर। फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए के इक्वल होगी। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये कहाँ पे होगी ये वैल्यू, वो x के ऊपर, मतलब जब हम x को ये डालेंगे तो y की ये वैल्यू मिलेगी माइनस डी बाई फोर ए के इक्वल। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। आगे जब हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये d इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये देखो ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये माइनस बी बाई टू ए के इक्वल होगा, और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन बिल्कुल इसके नीचे है, तो y कोऑर्डिनेट जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, ये x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो रियल रूट्स की कंडीशन हो गई, रियल एंड इक्वल रूट्स की, d इज ग्रेटर देन जीरो। और केस थर्ड है, अगर ये इसको दो जगह कट करेगा, ये कर्व ऐसे दो जगह कट करेगा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो इसमें रियल एंड अनइक्वल रूट्स की कंडीशन बनेगी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो इसमें जो d है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जी सर। इसमें ये वाला पॉइंट हमेशा यही रहेगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। ये वर्टेक्स के पॉइंट्स हमेशा इसमें सेम ही रहेंगे। यहाँ पे जो जीरो है वो माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू होगी। क्यों होगी ये जीरो? क्योंकि डी जीरो है। अगर ये डी जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो ही हो जाएगा, और ग्राफ में भी देखो तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब हाँ जी। इसमें बिल्कुल इसी तरह से डाउनवर्ड पैराबोला भी होगा। डाउनवर्ड पैराबोला में आप सबसे पहले ए को देखोगे, ए अगर नेगेटिव है तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ बनेगा, है ना। तो अगर ऐसे बनता है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और उसकी कंडीशन हो जाएगी d इज लेस देन और इक्वल टू d इज लेस देन जीरो। ये फर्स्ट केस हो गया। फिर सेकंड केस है, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा एक पॉइंट पर, या टच करेगा एक पॉइंट पर, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी d इज इक्वल टू जीरो। और थर्ड है, वर्टेक्स वही रहेगा बेटा, ये वर्टेक्स के ये फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स है, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर है। ये अगर इसको दो जगह कट करेगा तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और इसमें d की वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगी। ठीक है, इसमें एक और चीज तुम्हें याद होगी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई टू ए के इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के इक्वल। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको समझनी है कि ये फंक्शन इंक्रीज कब करता है और डिक्रीज कब करता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। हो गया? हाँ जी सर। अब देखो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये अगर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, यानी कि आप अगर x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, देन रिस्पेक्टिवली y विल आल्सो इंक्रीज। तो x के इंक्रीज करने से ये y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इस तरह के फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे, तो ये टेंजेंट नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम बोलते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो
जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो अपराइजिंग स्लोप होता है, उसको हम बोलते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप की जो वैल्यू है वो 2ax+b होती है। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2ax+b से, है ना। ये जो 2x+b स्लोप का जो टर्म है वो m, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा स्लोप m इज इक्वल टू 2ax+b। और ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ax+b होता है, या y इज इक्वल टू mx+c। तो आपको जब ये पॉइंट दिया हुआ होगा, तो इस पॉइंट की हेल्प से, मान लो ये पॉइंट 2,3 दिया हुआ है, और ये फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1x को तो हम खाली x से लिखेंगे, +4, ये कुछ इस तरह से दिया हो। तो आपसे अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछिए तो कैसे निकालोगे, है ना। तो टेंजेंट का पहले स्लोप निकालेंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ a इज 2, ये a की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू भी 2 हो गई, फॉर दिस पॉइंट x इज 2, और b की वैल्यू 1, है ना, कुछ नहीं है, तो ये 1 हो गया, तो 8+1, इसका स्लोप हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 2 हो गई कि इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, m हम निकाल चुके हैं 9, x 2 हो गया, तो ये c हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 18 प्लस c, दैट्स वाई c इज इक्वल टू 3 माइनस 18, दैट इज -15। तो ये c की वैल्यू -15 हो गई, और ये वाली जो इक्वेशन है फिर बन जाएगी y इज इक्वल टू m, दैट इज 9x, और c हो गया -15। इस तरह से ये हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? एक तो स्लोप का फॉर्मूला, कि स्लोप होता है 2x+b। एक ये स्लोप की सिग्निफिकेंस देखी, कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। और फिर हमने देखा कि ये टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका क्या रोल है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमें m को और c को निकालने में मदद करता है, जिससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उसमें क्या होगा, आप सोच के बताइए कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो क्या कंडीशन उसमें बनेगी? तो स्लोप नेगेटिव स्लोप जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और ये जो कर्व है कि नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, ऐसे यहाँ पे अगर आप कोई टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप मतलब 2x+b विल बी नेगेटिव। क्लियर है बेटा? जी सर। तो ये इतना जो थ्योरी है वो आपके सिलेबस में है। अब मैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीट निकाल रहा हूँ, है ना, फिर उससे करते हैं। उसके क्वेश्चंस करे हुए हैं तुमने? हाँ सर, थोड़े बहुत। अच्छा। ये बेटा दिख रहा है क्वेश्चन आपको? जी सर। अब जैसे इक्वेशन है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -3, 11। तो इसकी टेंजेंट हमें निकालनी है -3, 11 पे। तो हमने टेंजेंट को सपोज कर लिया कि y इज इक्वल टू mx+c इज द टेंजेंट, है ना। जी सर। तो इसका जो स्लोप है यानी कि m, वो 2x+b के इक्वल होगा। ये a की वैल्यू हो गई 2, x और y -3 और 11 हो गए, तो 2a is 2 and x is -3 and b is 9, ये b हो गया। तो हो जाएगा 4 3 जी -12 सर। + 9, ये -3 के इक्वल होगा।
है ना। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y11 होगी m-3, x इज m इज, ये भी -3 हो गया, है ना। और c की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये c की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 9 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू m दैट इज -3x एंड c इज 2। तो ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? हाँ जी सर। अभी कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x², है ना। तो कहता है कि भाई जो लाइन सेगमेंट बाउंड करेगा ये कर्व, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ हमें बतानी। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये जो y इज इक्वल टू 4x² है, इसमें अगर हम x को 0 डालते हैं तो y कितना होगा? 2 नहीं, इस y इज इक्वल टू 4x² में देखो, ये वाली जो इक्वेशन है, सर 0 हो जाएगा। तो यानी कि x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा। हाँ जी सर। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x 0,0 इसके ऊपर लाई करता है, कर्व के ऊपर। और इसको अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इससे हमें a की वैल्यू 4 मिलती है। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ये अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ओरिजिन से पास करेगा, हाँ जी सर। है ना। और हम इसके वर्टेक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वर्टेक्स, वो हो जाएगा -b/2 a के इक्वल, और b इसमें 0 है, तो 0/2a, a इज 4, तो ये 0 हो गया। यानी कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 0 के ऊपर होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये लोएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे बनाना है ना। और ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा अपवर्ड पैराबोला। लोएस्ट पॉइंट से अगर आप एक वर्टिकल लाइन बनाते हो, तो ये इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और क्योंकि इस पे सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हो तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू -b/2 है। इस पे x फिक्स रहता है, और x उतना ही होगा जितना वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट होगा। हाँ जी सर। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -b/2 के इक्वल होगा। अब b यहाँ पे 0 है, तो ये x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह का पैराबोला बनेगा। अब लाइन y इज इक्वल टू 2, तो ये 1 ये 2, तो y इज इक्वल टू 2 है, मतलब इसमें x चेंज नहीं होगा, तो सॉरी y चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज होगा। तो आप अगर ऐसे चलते हो, इस तरह से चलते हो, तो y चेंज नहीं होगा, ये y 2 ही रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा 2 रहेगी। तो इसलिए y इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन ऐसी आएगी। अब वो कहता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो ये वाले जो लाइन सेगमेंट, ये वाला हो गया जो इसको बाउंड करता है पैराबोला, है ना। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हाँ जी सर। तो हमें इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें y तो हमेशा 2 रहेगा, हाँ जी है ना। सर। और y और x का रिलेशन ये है, तो अगर हम इसमें y को 2 डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें y को 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4x²। तो 2/4 इज 1/2, दैट इज इक्वल टू x²। तो ये x हो जाएगा, x विल बी, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2, तो ये प्लस माइनस 1/√2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो 1/√2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, 1/√2। और इसी तरह से यहाँ पे y 2 रहेगा, और x की वैल्यू जो नेगेटिव है -1/√2, वो इस तरफ आ जाएगी, है ना। हाँ तो जी सर। इसका जो x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट दिस इज -1/√2, तो ये वाली जो लेंथ है ये 1/√2 हो जाएगी लेफ्ट साइड में, इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। और ये वाली लेंथ राइट साइड में
1/√2, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी 1/√2 प्लस 1/√2। तो इसकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2। और 2 से 2 को √2 से डिवाइड करोगे √2। तो ये इसका क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ये कहता है मिस्टर मेहता हैज 2 sons, both sons send money to their father each month separately as m1x is equal to this and m2x is equal to this. If x denotes the month, ये जो x एक्सिस पे जो नंबर लिखा हुआ है ये मंथ को डिनोट करता है। The curve which best represent the total amount received by Mr. Mehta every month. तो मिस्टर मेहता के दो बेटे हैं, वो इतना मनी भेजता है पहला बेटा और दूसरा बेटा इतना मनी भेजता है ना। ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक्स अच्छा को अगर सर। 1 डालोगे तो फर्स्ट मंथ का पैसा आएगा, एक्स को 2 डालोगे तो सेकंड मंथ का पैसा आएगा। और मिस्टर मेहता को इन दोनों में दोनों से पैसे मिलते हैं, तो मिस्टर मेहता का जो मनी है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये जैसे सम आ गया ma1x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, हाँ होल जी स्क्वायर सर। का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस स्क्वायर बी। बी हाँ। स्क्वायर माइनस 2ab है ना। हाँ जी और सर। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ax। ये 4x कैंसिल हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस 8। ये आ गया। हाँ, तो अब हमको देखना है कि जो 2x स्क्वायर प्लस 8 है ये किस तरह का वो बनेगा पैराबोला, है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये जो मनी है जो ये रिसीव करेंगे मिस्टर मेहता, ये मनी इसको हम y एक्सिस पे डिनोट करेंगे, तो इसको हम y सपोज कर लेते हैं और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8, है ना। तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 8 है ये पैराबोलिक फंक्शन होगा और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर हम x को 0 पुट कर दें, तो 8 हो जाएगा। y x इज इज इक्वल इक्वल टू टू 8। 8 और x को अगर 1 पुट कर दें तो 10 2 प्लस 8 10, है ना। और तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका वर्टेक्स कितना होगा, इसका लोएस्ट पॉइंट माइनस b बाई 2a। माइनस बी बाई 2 है, उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब ऊपर जो ग्राफ दिए हुए हैं उसमें देखो कि ये कौन सा ग्राफ इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये चारों देख के बताओ कि कौन सा ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये x इज इक्वल टू 0 पे इसमें पहले वाले ग्राफ में y की वैल्यू कितनी आ रही है? ये फर्स्ट ग्राफ में बताओ बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 0। मेरे को दिख नहीं रहा। ये जो फर्स्ट ग्राफ है बेटा, ये वाला जो ग्राफ है 4। 4, तो x इज इक्वल टू 0 पे y तो 4 नहीं था, हाँ जी सर। है ना। ये x इज इक्वल टू 0 पे y 0 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लास्ट वाले जो दो ग्राफ है ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो या तो ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब इन दोनों ग्राफ में से हमको देखना है कि कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल है। हाँ जी सर। तो इसमें हम जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स के जो पॉइंट्स हैं इसमें देखो यहाँ पे 1 पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें, है ना, तो ये 10 से कम आ रही है। हाँ जी सर। और यहाँ पे अगर 1 से वैल्यू देखोगे तो ये 10 से ऊपर है। सर तो हम डायरेक्टली 4 से भी तो चेक कर सकते हैं क्योंकि 4 ही सबके इक्वल पड़ रहा है। हाँ, सब
सब में ये चेक कर सकता है, जिससे ये जो 1 है इससे भी चेक कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट से आप चेक कर सकते हो। अब 4 में यहाँ पे देखो, जो 4 की वैल्यू है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, तो किसी भी पॉइंट से आप इसको चेक कर सकते हो। तो 4 से सो भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, क्योंकि ये तो सारे पॉइंट्स का रिलेशन होगा। तो जो पॉइंट आपको समझ में आता है उस पॉइंट से हम इसको चेक कर सकते हैं। 4 से चेक कर लीजिए, सर 40 आ रहा है तो लास्ट वाला। लास्ट वाला कब। हम्म, ये देखिए बेटा, ये है आज सिविल, ये क्वेश्चन करा हुआ है तुमने? हाँ जी सर। तो जो नहीं करे हुए हैं आप उनको पूछ लीजिए, जैसे फोर्थ क्वेश्चन आता है आपको? सर ये वाला पूरा करा हुआ है, ये पूरा आता था, अच्छा। बट इसका ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं मिला, तो उसमें से मतलब एग्जाम में इसके कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम्म। नहीं हुए थे। तो असाइनमेंट है आपके पास वो? नहीं सर, क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आया, वो मंडे आज 11 बजे के बाद आएगा। अच्छा, तो मैं अभी क्या कराऊं फिर आपको, ये तो आपने करा हुआ है सब। हाँ सर, असाइनमेंट्स तो करे हुए हैं। तो फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊं जो आपको नहीं आता है? सर नेक्स्ट वाली असाइनमेंट में भी काफ़ी डाउट्स थे, और सर जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादा। आपने जो और 3 असाइनमेंट भेजे हैं उसमें से कुछ पढ़ना है आपको? सर पॉलिनॉमियल्स जो वीक 6 वाला है वो हम्म। आज से स्टार्ट होगा, अच्छा। तो वो तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना है। और जो वीक 5 वाला है उसमें ग्रेडेड असाइनमेंट में मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मेरे को डिफ़िकल्टी आ रही है। मेरे को बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि मेरे को वर्ड प्रॉब्लम्स को वो नहीं करना आता, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो असाइनमेंट है कहाँ बेटा, जो ग्रेडेड असाइनमेंट है आपको? सर वो भेजा था मैंने आपको, अच्छा वीक ठीक 5 है। का। वीक 5 का फिर पढ़ना है आपको, आप बताइए क्या डाउट है, मैं अभी बताता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है आपका? सर इसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, ये कहता है कि इसमें बेटा एक एक तो पैराबोला की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स 4x स्क्वायर प्लस एक्स, और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और हमें वो पॉइंट बताने हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है ना? तो अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? तो ये देखो, ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये एक कर्व है, ये तो 1 डिग्री की इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब हुआ ये पॉइंट दोनों में कॉमन हुआ है। तो इस पॉइंट पे दोनों के लिए x और y की वैल्यू इक्वल हो। तो इसमें x की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, ये तो x में एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमें x कितना है वो नहीं पता, लेकिन y पता है, ये y है। हाँ जी सर। इन दोनों की y की वैल्यू हमें पता है और दोनों में y इक्वल होगा। तो अगर हम y को इक्वल रखते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसमें x को पुट कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा, y दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा, और वही कॉमन पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस 3 3 इज इक्वल टू 0। 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए कि ये 0 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी
हाँ जी सर। ठीक है, कर लोगे सॉल्व से? हाँ जी सर। तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो y की वैल्यू पे आ जाएगी। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के बताओ बेटा क्या आएगा। सबसे पहले तो इसमें ये भी है कि डू नॉट इंटरसेक्ट, तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो, है ना। हाँ जी सर। तो अगर हम इसका d कैलकुलेट करें तो d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 3 36 माइनस 35 हो गया। d नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नो रियल रूट, हाँ सर, तो तो आपको x की कोई वैल्यू स्ट्रेट इसमें लाइन मिलेगी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी, ये इसका। हम्म। अब ये देखो बेटा, ये कहता है थ्री फ्रेंड्स A, B and C started their journey at 8 a.m. from the points 2, 31। इन पॉइंट से ये स्टार्ट करता है, A का ये पाथ है, B का ये पाथ है, दे ऑल मीट एट 11 a.m. एट अ पॉइंट P whose x coordinate is greater than 4। ये सब एक ही पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मान लो ये इस कर्व के ऊपर चलता है, दूसरा इस कर्व के ऊपर चलता है, तीसरा इस कर्व के ऊपर चलता है, ये सब एक ही पॉइंट पे मीट करता है। हम्म। तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? सो इक्वेट को सॉल्व करके सॉल्व तीनों करके, को हाँ दो को ही जो सॉल्व भी कर दो, है। तीसरी इक्वेशन तो दी नहीं हुई है ना, हम्म। तो इन दोनों को सॉल्व करो, यानी कि ये एक y की वैल्यू हो गई, ये एक y की वैल्यू हो गई, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू को इससे इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x² प्लस 10x+3। तो ये 3x² माइनस 2x² x² हो गया, और 2 माइनस 10 माइनस 8x, और 15 माइनस 3 प्लस 12 इज 12। इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब सर एक्स की वैल्यू 6 और 2 आएगी। x की वैल्यू 6 और 2 आएगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 4, है ना, तो 2 तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो यहाँ पे p पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 हो जाएगा, है ना, 6 कॉमा समथिंग, और हम x को अगर 6 रखें तो y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। 36 3 जा 108 12 120 30 135। 135, तो ये 135 के इक्वल आ गया। अब ये जो C वाला है वो कहाँ से चलना शुरू करता है? C चलना शुरू करता है 6,0, 6, इसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल चलेगा, तो ये 6,0 से चलना शुरू करेगा, है ना। तो जो y वाला, ये जो तीसरे वाला है वो ऐसे चलता हाँ है ना। जी सर। तो पूछ रहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसका जो एक यूनिट है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो इसमें ये जो y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू 135 के इक्वल है, तो ये जो डिस्टेंस है ए पी सी पी सीपी जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी बेटा? 135 यूनिट्स, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है ये लेंथ, है ना। हाँ जी सर। तो 135 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 135 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। और उसको कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। या उसने पूछा है कि स्पीड कितनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन्होंने चलना शुरू किया था 8 बजे, ये मिले कितने बजे? 11 बजे, तो टाइम कितना लग गया? 8 बजे से 11 बजे तक कितना टाइम लग गया? 3 आवर्स, हाँ जी सर। है ना। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 135/3, तो ये 45 40। किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है सर। तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर था, है ना, और एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखो, कंसीडर द कर्व ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस 1/p
into x plus 1 upon q with pq is not equal to 0. Suppose the distance between its x intercept is 2, है ना? तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/q टाइम्स एक्स माइनस 1/p टाइम्स एक्स माइनस 1/p इंटू 1/q। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है ना? जी सर। और इसमें बोल रहा है कि वही जो x इंटरसेप्ट है उनके बीच में 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। इसका मतलब जो x इंटरसेप्ट होंगे, x इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? पहले x इंटरसेप्ट का मतलब समझिए। तो कोई कर्व अगर x एक्सिस को कट करता है तो ये वाले जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक है? तो अगर कोई कर्व दो जगह कट करेगा, ऐसे मान लो ऐसे कट करता है, ये ओरिजिन है, तो ये एक x इंटरसेप्ट हो गया, ये दूसरा x इंटरसेप्ट हो, ये x1 ये x2। तो कुछ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और वो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स के इक्वल है। और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज एट अ डिस्टेंस 1 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये जैसे ये है, ये y इंटरसेप्ट हो गया, तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना? जी सर। तो यानी कि अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आना चाहिए। अगर x को 0 पुट करेंगे तो तो y y की 1 वैल्यू ये इधर भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है? लेकिन क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, यहाँ से ये पता लग रहा है तो ये तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, तो यही वाली पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है? तो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। 1। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है नहीं, y1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला को डिनोट करता है। इसको देखते हैं, अगर हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, है ना? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसमें y को 0 पुट करो तो ये वाली वैल्यूज मिलेंगे, x1 और x2, है ना? दीज आर द रूट्स। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, फंक्शन की वैल्यू को 0 से इक्वेट करो तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, यानी कि x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक वैल्यू 1 आ जाएगी और -1। तो ये हो जाएगा -1, 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 0, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 2 प्लस हो 1 जाएगा। 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको भी चेक करते हैं ये क्यों नहीं हो सकता है। x -1/3 और x -5/3। ठीक है? तो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो x को 0 पुट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 नहीं आएगा, हाँ है जी ना? सर। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यही है इसका आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A hammock is a cloth swing as shown in the picture below. The height from ground at any point of the lower curve of the hammock varies with respect to the horizontal distance from some fixed origin. The origin is in the plane of y and x. Consider the following equation and choose the correct option. तो ABC में ये वाला जो कर्व है ना, जो लोअर कर्व है, हाँ जी सर। ठीक है, इसकी इक्वेशन पूछी है कि इसकी इक्वेशन इनमें से कौन सी हो सकती है। तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेटा? नहीं सर। नहीं तो कर। तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, हाँ जी। है ना? तो रियल रूट्स नहीं होंगे तो डी कैसा होना चाहिए? डी नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव, हाँ। है ना? तो इसको हम हाँ चेक जी सर। करेंगे कि डी नेगेटिव होगा या नहीं होगा। और दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो -b/2 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर। -d/4 है, सॉरी, जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो इसमें y पॉजिटिव है, तो ये -d/4 है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है? और इसका जो d है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि d अगर नेगेटिव होगा
ए तो सभी में पॉजिटिव है ही, अपवर्ड अच्छा पैराबोला है, तो ये भी पता लग रहा है कि ए पॉजिटिव है। तो डी अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद आ जाए तो ठीक है, अगर आप ये याद आ जाए तो भी ठीक है। तो डी को बेसिकली चेक करना है, तो इसका डी कितना हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो 36 सर माइनस इसका 32 4 और, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इसका आंसर पॉसिबल है। इसका डी चेक करो, सर इसका नेगेटिव आ रहा है। 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, तो 16 माइनस 32 माइनस 32, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको चेक करिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 8 ये 8, है ना। तो हाँ दिस जी इज द सर। करेक्ट आंसर। हम्म। पढ़ो बेटा क्वेश्चन। अ बर्ड इज हंटिंग फॉर फिश इन अ पॉन्ड, सी swoops down from a height and picks up a fish from the water surface and flies back up, all along a path this where k is greater than or equal to 0. Y is its height from the water surface and x is the horizontal distance from a fixed origin which is in the plane of the path. The value of k can be. ठीक है, मैं इसका वो बना देता हूँ तुमको पिक्चर। तो ये जैसे सपोज करो वाटर की सरफेस है, इसको हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट किया, तो वाटर की सरफेस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से एक बर्ड आती है और ऐसे ये ऐसे फ्लाई करती है और यहाँ से इसकी सरफेस से फिश को ऐसे लेके फिर उड़ जाती है ना। तो इस तरह का कर्व बनता है। ये y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो y तो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये y हाइट होगी, हाँ जी सर। एंड x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन, तो ये x इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये फिक्स्ड ओरिजिन होगा। द वैल्यू ऑफ k कैन बी, तो इसमें वैल्यू ऑफ k क्या हो सकती है वो बताओ। तो सर x को हम तो इसमें जो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है वो x और y के बारे में कुछ सोचने की कोशिश करो कि क्या हो सकती है। जो ग्राफ आपको बनवाए थे ना, उस ग्राफ को देखो कि ये कौन सी ग्राफ से मैच करता है। सर तो इसमें y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी ठीक है, और x हम माइनस b/2a से निकाल लेंगे। ठीक है। तो y की वैल्यू 0 और x हो जाएगा माइनस b/2 है, तो y को 0 रखो, x को माइनस b/2a रखो, तो k में एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकता है। तो और कोई सोच सकते हो। सर x को हम 0 भी ले सकते हैं। x को 0 लोगे तो बेटा y की वैल्यू मिलेगी, ये इसकी हाइट मिलेगी। अगर इसने पूछा होता है, अगर आप x को 0 पुट करोगे तो हाइट हाइट दी हुई है क्या, इसने कितनी हाइट से वो चलना शुरू करती है। नहीं सर। हाइट नहीं दी हुई, तो हाइट से बात नहीं बनेगी। और सोचो, और कुछ हो सकता है। ये ग्राफ ग्राफ को नहीं स्टडी कर रहे हो, ये ग्राफ कैसा है। 3 तरह के ग्राफ मैंने बताए थे, ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला हो गया, हाँ जी सर। और ग्राफ ये यहाँ सर पे इक्वल रूट्स वाला ग्राफ है। इक्वल रूट्स वाला ग्राफ। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 2k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो ये डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 2k प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 2k प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अगर हम प्लस 4 लेते हैं तो 2k प्लस 2 हो जाएगा 4k इक्वल, 2k हो जाएगा 2k इक्वल, और k की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। और अगर माइनस जी 4 लेते हैं तो 2k प्लस 2 माइनस 4k इक्वल हो जाएगा, that is 2k is equal to 6, that's why k is equal to 3।
4 -4 -2 -6 हो जाएगा, यानी कि -3 के इक्वल हो जाएगा। हाँ तो जी सर। इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब k नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हाँ जी सर। तो k विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, ये जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर p 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, तो अगर हम बेस को x लेते हैं तो हाइट हो जाएगा x + 2, एंड हाइपोटेन्यूज इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, तो हाइट हो जाएगा x + 4। तो पूछा है कि व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो हाइट पूछा है, मतलब x + 2 की वैल्यू पूछी है। तो इनमें कोई रिलेशन क्रिएट कर सकते हो बेटा? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो x + 4 होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? x + 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बन गया। तो हम या तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर वैल्यू चेक कर सकते हैं, या ऐसे ही वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा? ये हाइट की। हाइट की, हाइट किसके इक्वल होता है? x + x 2 + 2। के इक्वल, तो है ना? सर तो ये मुझे जो वैल्यूज है ये x + 2 की वैल्यू। 2 माइनस करके x में डाल सकते हैं। हाँ, तो 2 माइनस करके x में डाल दो, तो यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, हाँ है ना? जी सर। तो 6 + 4 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 6 + 2 8 स्क्वायर 64, और 6 स्क्वायर 36। नहीं आएगा सर। ये आ तो रहा है 64 + सर 36। 4, हाँ 4 वाले से आएगा। हम्म, हाँ सर आ गया आ गया। तो ये आंसर हो गया इसका 8। ठीक है। हाँ जी सर। फर्स्ट टू बी। The company opens 2 new branches. Profits in lakhs are these, where y is the number of years after opening the branch. Let loss be represented as negative of profit. Then choose the correct set of answers of the following. The range of profit by for first 9 years. तो इसकी रेंज बतानी है प्रॉफिट की पहले 9 साल। बी ये वाला प्रॉफिट है, इसकी रेंज बतानी है, मतलब इसकी फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी फॉर फर्स्ट 9 इयर्स, है ना? तो ये वाला जो ग्राफ है, हाँ जी ये सर। ये क्वाड्रेटिक है, फंक्शन है y² - 6y, इसका ग्राफ बनाइए। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, हाँ और जी इसके जो सर। रूट्स हैं वो क्या आएंगे? जैसे इसको तो आसानी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y² - 6y = 0 रख दीजिए तो रूट्स आ जाएंगे, y × y - 6 = 0, तो इसके रूट्स हो गए 0, 6। तो ये x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, एक 0 पे एक 6 पे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये तो y एक्सिस हो गया क्योंकि यहाँ पे x 0 है, और 6 पे कट करेगा, ये 6 हो गया, 6, 0। ठीक है, और हम इसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये पॉइंट? -b/2a के इक्वल, x कोऑर्डिनेट इसका, हाँ जी तो माइनस -b/2 आ जाएगा, b तो 0 है, 6 6 2a, 2a की 2। वैल्यू 3 आ गई, है ना? तो ये वाला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए हम -d/4a निकाल सकते हैं। d की वैल्यू कितनी आएगी इससे? d हो जाएगा b² - 4ac।
36 माइनस 36C AC, C तो 0 हो गया, हाँ जी सर। तो D 36 हो गया, हम्म, है ना। तो -36/4A, ये -9 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो -9, तो ये 3, -9, हम्म, ठीक है। अब हमें ये कहाँ से कहाँ तक देखना है, फर्स्ट 9 ईयर्स, यानी कि 1 से लेके 9 तक। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो किसको डिनोट करेगा, ईयर्स को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो y को डिनोट करेगा, है ना। हम्म, इंडिपेंडेंट फंक्शन इज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y। ये जो है ये प्रॉफिट फॉर b, यानी कि p टू y को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी सर। ठीक है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक देना है, फर्स्ट 9 ईयर्स के लिए। फर्स्ट 9 ईयर्स मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 9 तक देखना है ना। हाँ जी सर। तो y इज इक्वल टू 0, ये हो गया y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू और 0, सॉरी, ये हो गया y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y जो है x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहे हैं, है ना। और y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा यहाँ। तो इसमें देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, x को ही y लिख दे। हाँ जी सर। तो आप इस कंफ्यूजन हम्म, से बचने के लिए इसको आप 10x माइनस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो ये कंफ्यूजन यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। और बाद में तो ये हाँ, x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये x इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हाँ जी सर। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 9 में कितनी रेंज होगी, तो ये तो y की मिनिमम वैल्यू है, दिस इज प्रॉफिट की मिनिमम वैल्यू। अगर आप इस इसके अंदर देखोगे, इस डोमेन के अंदर देखोगे 0 से लेकर 9 के बीच में, तो ये वाली जो वैल्यू है ये y की मिनिमम वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू -9। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। और ये y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली टर्म हो गई, जो कहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल टू 9 पे मिलेगा। तो x तो हमारा y के इक्वल है, तो यहाँ पे y को 9 रख, है ना। तो हाँ P2 जी की जो सर। मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 रखने पे आएगी, तो ये 9 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 9 हो जाएगा, तो 81 माइनस 54, तो 81 माइनस 54 इज 27, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 9,27। तो जो प्रॉफिट की मिनिमम वैल्यू है वो -9 हो गई और मैक्सिमम 27 हो गई, तो दिस मीन दिस इज करेक्ट। फर्स्ट 9 ईयर्स के लिए जो रेंज ऑफ प्रॉफिट हाँ है जी सर। वो -9 से 27 तक होगी। रेंज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय ब्रांच ए फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स, ऐसे ही इसका 10 ईयर्स के लिए देखना है ना। आप जरा ट्राई करोगे इससे बेटा, बताओगे ये ट्रू है या फॉल्स? जीरो, जीरो। सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो पैराबोला है ये कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर आप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बनेगा, है ना। तो पहली गलती तो अपवर्ड की होती है, मतलब हम ये भूल जाते हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला भी बन सकता है, हाँ जी ठीक सर। है। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस 10 0 और 10 आ जाएंगे। हाँ जी सर, 0 10 आ रहा है। तो ये पैराबोला इस तरह से बनेगा, ये एक तो 0 पे कट करेगा, एक 10 पे कट करेगा, है ना। ये 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये इसके रूट्स होंगे। हम इस वाले पॉइंट को निकाल सकते हैं, बताओ जरा ये पॉइंट कितना आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2 है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, -d/4 है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो -b, b कितना हो गया इसमें, और 10, 10, -10, और 2a, a हो गया -1, -1, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये 5 हो, माइन। है ना। तो ये 5 हाँ आ जी जाएगा, सर। ठीक है। अब ये जो -d/4 है वाई कोऑर्डिनेट, या तो -d/4 इसे निकाल लो या 5 को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो हाँ 50 जी माइनस सर। 25, 25 आ जाएगा, तो ये हो गया 5,25, ठीक है। अब उसने पूछा है रेंज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि 0 से लेके 10 तक। तो स्टार्टिंग जहां से होगी वो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेंज पूछिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 हो गई,
है ना, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो गई, तो 0 से लेके 25 तक करेक्ट है ये? हाँ अब देखो ए के लिए कह रहा है टिल 2016 ब्रांच ए वाज मेकिंग अ लॉस, तो क्या इसका प्रॉफिट कभी नेगेटिव हो रहा है 0 से लेके 10 तक? नहीं सर, प्रॉफिट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये तो 2016 कहाँ पे पड़ेगा, मतलब 2010 से इसने शुरू किया था, तो ये ऊपर ही पड़ेगा। 2005 2016 यहाँ पे हो गया, हाँ जी तो यहाँ सर। पे इसका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव, मतलब ये सर गलत स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट मेकिंग अ लॉस। इन 2018 बोथ कंपनीज मेड द सेम प्रॉफिट, यानी कि 2018 में दोनों कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो सेम होगा, ये कुछ ऐसे कह रहा है, तो हमने बी का ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसे था, है ना, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे, ये जो प्रॉफिट है ये सेम आ रहा है दोनों का 2018 में, ये इसको वेरीफाई करा रहा है कि क्या ये ट्रू है। हाँ जी सर। तो 2018 में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 2010 ये पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग को डिनोट करता है, और 2018 में हमको देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स की दोनों कितनी की, वैल्यू होगी, दोनों में 8 जाएगा। 8, तो दोनों को हाँ 8 रख जी। दो, अगर दोनों की वैल्यू 8 पे इक्वल आती है तो ये 8, दोनों कंपनी सेम प्रॉफिट मैच करेंगी, है ना। हाँ जी सर। 8 8 रख दो, 80 माइनस प्लस, 64, 16 आ गया, हाँ सर सेम आ रही है। सेम आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, फिर कहता है गोइंग बाय द ट्राइजेक्टरी ऑफ ब्रांच ए 2020 is the suitable time to shut down the branch for avoiding a loss। तो कह रहा है कि trajectory of branch A 2020 is the suitable time to shut down the branch for avoiding a loss। तो 2020 में तो सर X11 हो जाएगा, और 2020 में X11 कैसे हो जाएगा बेटा? हाँ सर 10 हो जाएगा। 10 यहाँ से 2010 से आगे, पहले इसका मतलब समझो कि अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी से चल रहे हैं ब्रांच ए की, तो ये ब्रांच ए की ट्रेजेक्टरी इस तरह से, वो कह रहा है कि अगर कंपनी को शट करना पड़े, कंपनी को, तो लॉस यानी कि जितना प्रॉफिट उसने गेन किया था 10 सालों में, है ना, हाँ वो जी। वो आगे के 10 सालों के लॉस से बैलेंस हो जाना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस हो जाएंगे, तो लॉस को अवॉइड कर सकता है, फिर मतलब लॉस नहीं होगा उसे, प्रॉफिट नहीं भी होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये पहले पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि ये प्रॉफिट कितना है, ठीक है, पहले 10 साल का, तो इसमें 1 रखो, 2 रखो, पी पहले साल का प्रॉफिट, फिर दूसरे साल का प्रॉफिट, फिर तीसरे साल का प्रॉफिट, ऐसे 10 सालों तक का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। हाँ जी सर। ठीक, और फिर बाद के 10 सालों का जो लॉस आ जाएगा वो नेगेटिव आता चला जाएगा, हाँ ठीक। जी सर। तो अगर दोनों इक्वल आते हैं तो 2020 इज द करेक्ट टाइम। या हम ये भी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इसको प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 0। 0, है ना, तो प्रॉफिट अगर 0 होगा तो 0 प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो उससे तो ये पॉइंट्स आएंगे कि भाई उस पर्टिकुलर साल में जो प्रॉफिट है 0 है, लेकिन वो पूरे 20 सालों के लिए बात कर रहा है, तो इसलिए 0 से काम नहीं चलेगा। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी सर। तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर ये कहता है कि बी नेवर गोज इनटू अ लॉस, बी कभी लॉस में नहीं जाएगा। तो बी को देखो, ये ग्राफ नीचे आ रहा है या नहीं इसका, बी का, नहीं सर। ये बी का ग्राफ ये वाला है ना, हाँ जी सर। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है या नहीं, आ रहा है सर। आ रहा है, तो उसमें वो जो लॉस है 0 से स्टार्ट हुआ था, तो हाँ शुरू जी में तो सर। उसका लॉस ही हो रहा था, फिर बाद में प्रॉफिट होना शुरू हुआ था, है ना। हम्म। तो ये तो कहता है कि बी नेवर गोज इनटू अ लॉस, ये गलत हो, अगर ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर रहता ग्राफ, ये वाला,
तो फिर कभी इसको लॉस नहीं होता। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करना है आपको बता दीजिए। सर इसके 4 क्वेश्चंस बचे, मैं ट्राई कर लूँगी वो एक बार खुद से। इसके 4 बजे हैं अभी? हाँ जी सर, 5 बचे हैं। ठीक है, ये मैं एक बार ट्राई कर लूँगी, जो डाउट होएगा फिर मैं पूछ लूँगी। ठीक है, ठीक है, तो सर आज मुझे कंफर्म कर देना कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर कल फिर 10 बजे क्लास होगी ठीक अगर है होती सर। है तो। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।